अब हम लास्ट मॉड्यूल पर जाते हैं। तीसरा मॉड्यूल था इसका, विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण। अब विद्यालय में स्वास्थ्य का मतलब अलग अलग संदर्भों में लिया जाएगा। बच्चों के संदर्भ में अलग होगा, शिक्षकों के संदर्भ में अलग होगा, और फिर ओवरऑल सामाजिक परिवेश की दृष्टि से देखें तो स्कूल का वातावरण के संदर्भ में अलग होगा। अब यदि हम बच्चे के संदर्भ में देखते हैं तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य ये एक ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। यदि इस तरह की सुरक्षा का वातावरण है तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसका प्रभाव हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और इसको बार बार समझने की आवश्यकता है कि इस तरह की परिस्थितियों को और इस तरह के स्वास्थ्य को समझते हुए बच्चे के साथ व्यवहार किया जाएगा तो बच्चे के विकास को जो गति मिलती है वो अप्रतिम होगी। ये सब आपने उस मॉड्यूल में पढ़ा है कि अकादमिक प्रगति के लिए जो बच्चे का स्वास्थ्य है और उसके विकास के विभिन्न पहलू हैं, इसको आपने सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है, कि मैं इस बच्चे के खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में उसके माता पिता से शिकायत करूंगा। ये आमतौर पे शिक्षक का व्यवहार होता है, और खासतौर से जो एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं, जो 6वीं 7वीं ऑनवर्ड्स आ गए हैं और थोड़ी उनकी शैतानियां बढ़ने लगती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो वो स्कूल में एक चुनौती का वातावरण भी निर्मित करते हैं। कई बार उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं और वो रिफ्लेक्शन बच्चों के साथ आता है और कई बार शिक्षकों के साथ भी आता है। और हम में से बहुत साथियों ने अपने माता पिता की मार भी इस बात पर खाई है कि गुरुजी ने हमारी शिकायत कर दी और हमको मार पड़ी घर में आने पर, और उस मार का प्रभाव ये हुआ कि उस शिक्षक के प्रति हमेशा का एक इमेज बना ली हमने। और दूसरी तरफ शिक्षक ने स्वयं ही एक वातावरण बनाया और बच्चे के साथ संवाद करना शुरू किया, तो बच्चे की समस्या को भी समझा और उसके समाधान को भी खुद ही किया। और बच्चे को जो बात वो कहा जा रहा है कि माता पिता से शिकायत करूंगा, उसकी तुलना में जो नीचे वाली लाइन है, पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या इसके घर पर सब कुछ ठीक है। तो ये न केवल बच्चे से जुड़ने की बात हुई, बच्चे के परिवार से भी जुड़ने की बात होती। और ऐसे ऐसे जो रास्ते हैं वो टीचर को एक समाधान की दिशा भी देते हैं और साथ ही साथ एक अलग तरह की ऊर्जा देते हैं। और ऐसा जो वातावरण बनता है कि न केवल बच्चे से जुड़ना बल्कि बच्चे के परिवार से भी जुड़ना, वो एक अलग तरह की विद्यालयीन वातावरण को निर्मित करता है। और यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका है कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए वो किस तरह से काम करेगा, बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए वो किस तरह से काम करेगा, और जो शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं या पाठ्य पुस्तक में जो बात कही गई है उससे अवगत होते हुए बच्चे को प्रेरित करना कि वो जो शैतानी कर रहा था या जो गलत रास्ते पर जा रहा था, वो इस पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से दी गई गतिविधियों के माध्यम से दिशा देते हुए किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से समग्र स्वास्थ्य और विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब हम पाठ योजना बनाते हैं और स्वयं तैयार होते हैं कि हम आज बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्धारित नहीं होता। वो पाठ्य पुस्तक में तो कुछ सुझावात्मक गतिविधियां दी गई हैं और कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं जो, जैसा शुरू में हमने कहा था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल पॉलिसी है कि हम संवैधानिक गुणों को विकास करने के लिए और संवैधानिक नियमों का पालन करने के लिए शिक्षा प्रदान करेंगे। ये एक स्टेटमेंट हो सकता है, पॉलिसी स्टेटमेंट। लेकिन इसको जब आचरण में लाने की बात होगी तो वो सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होगा। और इसलिए समेकित पाठ्य योजना बनाने के दौरान किस तरह से हम पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकलकर भी बच्चों के साथ गतिविधियां कर सकते हैं, इसमें मुझे लगता है देवांग जी कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। जी, इसमें जो हमारी तैयारी है इस मॉड्यूल को करने के बाद विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, तो हमें अब स्वयं को तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए दो मुख्य बातें हैं। विषय के प्रति जागरूकता, इसमें जो बाल संरक्षण नीतियों के बारे में, बाल समग्र स्वास्थ्य के बारे में, इन विषयों पे चर्चा की है, तो अब हमें इस पे जागरूकता विकसित करने का काम करना है। और हमें ये समझना है कि मानसिक और भावनात्मक व्यथाएं बच्चों में कैसे प्रकट होती हैं। तो बच्चों को भी अब हमें समझना होगा कि उनकी जो मानसिक व्यथाएं हैं, उनकी जो भावनात्मक जो परेशानियां हैं वो क्या क्या हैं। अब पाठ्यचर्या और शैक्षणिक नीतियों और प्रथाओं के बारे में जागरूकता विकसित करें।
तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं जो है इसका प्रेरणा स्रोत बनना होगा। प्रेरणा स्रोत बनने के लिए स्वस्थ आदतों का अभ्यास हमें स्वयं भी करना है और अब बच्चों से भी कराना है, और ये अभ्यास हमें नियमित रूप से करना है ताकि हम बच्चों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। अब ये अभ्यास क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि शारीरिक व्यायाम, योग का अभ्यास करें। तो जब हम अभ्यास कर रहे हैं प्रार्थना सभा में, हम स्वयं भी करें और बच्चों से भी कराएं, तो जो चीजें हम अपने आप में स्वयं में विकसित करेंगे वो हम बच्चों तक ले जा पाएंगे, जिससे बच्चों का जो स्वास्थ्य है और उनका जो कल्याण है स्वास्थ्य के साथ साथ वो बेहतर हो सके। अब इसके लिए हमें समेकित पाठ योजना बनाना होगी। किस प्रकार हम लेसन प्लान, जो अपना टीचिंग प्लान बनाएं, अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि सुनिश्चित करें। तो विद्यालय जैसे ही ओपन होते हैं तो हमें इस काम को करना है, न्यूनतम कम से कम। जैसे अभी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है, अपने हेल्थ को हेल्थ के प्रति हमें कॉन्शियस है, बच्चों को भी हम दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, कम से कम 30 मिनट, आधे घंटे का समय हमें निकालना है और बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कराना है। पिछले 6 माह में हम देख रहे हैं कि बच्चों घरों में कैद हैं और फिजिकल जो एक्टिविटीज नहीं कर पाए, तो ये अब आप सीख चुके हैं और अब जैसे ही इसको आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूर कराएं। अच्छा, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब आप एक्टिविटी करा रहे हैं खेल के मैदान में, कक्षा में, तो उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जरूर शामिल करें, उन्हें इंक्लूड करें, उन गतिविधियों से दूर न रखें। और अगर इसके लिए कुछ आपको प्लान करना पड़े, कुछ अलग तरह की चीजें तैयार करना पड़े, योजना बनाना पड़े, तो प्लान कर लीजिए कि ये बच्चों को आप जरूर इसमें शामिल करें। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ कोई कठोर शारीरिक गतिविधि करने की आवश्यकता ना पड़े, कोई एक्सर्शन ना हो जाए, तो इस बात की सावधानी भी रखना होगी। गतिविधियां कराते समय बच्चों की सुरक्षा की भी आप ध्यान रखें, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। और खेल जो है वो बच्चों की दैनिक जीवन की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए। तो ये एक बार, एक पीरियड नहीं, कालखंड नहीं है कि अंतिम कालखंड हो गया। इस तो दैनिक जीवन की गतिविधियों का हिस्सा बनेगा। तो गतिविधियां कब कब हो सकती हैं? प्रार्थना के समय व्यायाम आप करा रहे हैं, आपने एक शॉर्ट ब्रेक दिया है, एक कालखंड खत्म हुआ, शॉर्ट ब्रेक, तो अल्प विराम में भी कोई एक गतिविधि आप करा सकते हैं। 2 पाठ्यक्रमों के बीच के बदलाव जो है उसमें आप गतिविधि करा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अवसर हैं कक्षा में, विद्यालय में और बाहर भी परिवेश में, जहां पर इन गतिविधियों के लिए आप प्लान कर सकते हैं। जी, इसमें अभी जो हमारे साथियों ने बात रखी है, इसमें शिक्षक की भूमिका का भी इस मॉड्यूल में उल्लेख है। अब शिक्षक की भूमिका को आप कैसे परिभाषित करते हो? क्या क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? क्लासरूम में जाने के पहले की शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? और शिक्षक की भूमिका स्कूल के कैंपस से बाहर की क्या होना चाहिए? इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिक्षक को समझना होगा। मैं एक उदाहरण से इसको ऐसा कहना चाहूंगा कि एक स्कूल चल रहा होता है, क्लास का जो समय होता है 10:30 बजे से वो स्टार्ट हो गई होती है, सारे बच्चे क्लास में बैठे होते, टीचर हमारा पढ़ा रहा होता है क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे। एक बच्चा चलती क्लास में डोर को नॉक करता है और वो अंदर आने की इजाजत मांगता है, और यह प्रक्रिया शिक्षक डिस्टर्ब होता है। शिक्षक उसको आने की अनुमति तो देता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उपहास के शब्द बोलता है या स्केल से उसको पीटता है। यह क्रमशः प्रतिदिन हो रहा था, लगभग सप्ताह भर तक। एक दिन शिक्षक ने सोचा कि वास्तव में यह बच्चा रोज लेट क्यों आता है, तो उसने पहले शिक्षक के घर का पता किया और उस रास्ते से शिक्षक निकलने की कोशिश करता है कि मैं भी उस रास्ते से आऊं, कि अगर बच्चा आता तो रोज स्कूल, लेकिन लेट क्यों हो जाता है। तो शिक्षक ये देखता है कि वो बालक एक ट्राइसिकल पर एक वृद्ध बैठा हुआ रहता है और उसको रोज धक्का देके उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता था, उसी बसाहट में।
तो ये शिक्षक ने देखा कि वास्तव में बच्चा अपने घर से तो सभी समय पर निकलता है, लेकिन रास्ते में रोज किसी न किसी को एक सहयोग करते हुए उसको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता, उसके बाद वो स्कूल आता है कि उसका टाइम फिक्स है उसको वहां तक पहुंचाने का। इसलिए बच्चा प्रतिदिन कहीं न कहीं 10 से 15 मिनट लेट हो जाता है। जब शिक्षक को इस बात का आभास हुआ, ज्ञात हुआ कि वास्तव में मैंने उसको बिना जाने ही रोज उसको उपहास के शब्द बोलता और उसको स्केल से पीटता हूं, तो कहीं न कहीं शिक्षक ने ये जान लिया, तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वास्तव में वो रेगुलर बच्चा था, लेकिन लेट आने का कारण जब उसने जाना कि बच्चा किस कारण से लेट हुआ, तो उसने जिस दिन बच्चा उस दिन भी लेट आया, नॉक किया है, और जैसे ही बच्चा इंटर होता, टीचर ने अनुमति थी, टीचर ने उस बच्चे को गले लगाया। बच्चा जाते से ही हाथ सामने किया कि टीचर आज भी मुझे स्केल मारेगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया, टीचर उसके सामने नीचे बैठा, उसको गले से लगाया कि वास्तव में टीचर को उसकी गलती का एहसास हुआ। मैं शिक्षक की भूमिका की बात कर रहा हूं कि क्लासरूम में भी अगर शिक्षक बच्चे को ठीक से नहीं पहचान पाता है, उसका ऑब्जर्वेशन हमको करना होगा। भूमिका से आसे क्लासरूम के अंदर की भूमिका उसकी जो मारने की थी, क्लासरूम के बाहर वो लेट क्यों हुआ, उसकी भूमिका को उसने जाना कि वास्तव में क्यों, किस कारण से वो लेट हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को हमको देखने की आवश्यकता है। मैं बात कर रहा था क्लासरूम के अंदर की, क्लासरूम में जाने के पहले की, और स्कूल प्रीमाइसेस की बाहर की। तो शिक्षकों को अपनी भूमिका को बेहतर समझने की जरूरत है। मॉड्यूल में इन चीजों को जगह जगह बताया भी गया कि किस किस कारण से क्या हमारा ऐसा वातावरण हो सकता है जिसके कारण हमारी भूमिका को हमको बदलने की आवश्यकता है। हमको हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलते हुए एक हकीकत की भूमिका को जानने की कोशिश हमको शिक्षक को करना होगा। तभी जाकर हम शिक्षक और पालक के बीच समन्वय बना सकते हैं, और उनका जो हेल्दी एटमॉस्फेयर की बात है उसको भी हम बेहतर तरीके से बनाने की स्थिति में होंगे। Thank you.